नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अहम खबरों को लेकर के, और उसी के साथ भी जिन मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं उस पर तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 10 दिनों से डटे किसानों को अब राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने लगा है। अब ऐसे में जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से फोन पर बात की है और किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, और इस बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात भी की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन भी सिंधु बॉर्डर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पानी और शौचालय की व्यवस्था का जायजा भी लिया। तो वहीं सत्येंद्र जैन ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जोरदार हमला किया है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कैप्टन दिल्ली आते हैं और किसानों से मिलते तक नहीं है। कैप्टन जनता की सीएम नहीं है, बल्कि कैप्टन बीजेपी के सीएम है। तो वहीं सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है और केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। अब ऐसे में नेताओं की एंट्री से राजनीति का पारा लगातार गर्म होता जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेताओं की चलते कहीं किसानों का आंदोलन राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। ममता दी ने खुद ये टेलीफोन कॉल करके करीब 200-150 डायरेक्ट बात किया। होशियारपुर से, अमृतसर से, तरन तारण से बात किया, बात सुना, और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस से पूरा 100% सॉलिडारिटी ये किसान के साथ है। और 2006 साल में आज का दिन, 14 साल आगे, आज का दिन 4 दिसंबर, इस दिन में ममता दी ने भूख हड़ताल शुरू किया था 26 दिन के लिए, और आज वो दिन है। तो हम लोग किसान के साथ एकदम 100% है। पार्लियामेंट में तो आप खुद देखा, तृणमूल को फेंक दिया, भी पार्लियामेंट में हम लोग को सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। ममता जी से मेरी बात हुई है कि जो भी आपको किसान आंदोलन में जो सपोर्ट की जरूरत है हमारी पार्टी करेगी, और हम उसको धन्यवाद देते हैं। जो हमारे लिए एक लफ्ज भी उसने बोला है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हमारे को पहले ही पता है ये ममता बनर्जी जो है मीडिया के लिए, बंगाल के लिए और मिनॉरिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनकी पार्टी की कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं और वाहिगुरु से उनकी फतेह की अरदास करते हैं। और अब इसी मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे और वहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और क्या इसके मतलब निकाले जा रहे हैं, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, राशिद अली जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस के, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह, आप पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, आप दोनों ही का स्वागत करती हूं मैं एएनबी न्यूज पर। तो आपको बता दें कि कमांडर सुरेंद्र सिंह पूर्व विधायक हमारे साथ। आपसे ही पहला सवाल है सुरेंद्र सिंह जी, क्यों सीधा सीधा इस तरीके से आप कटाक्ष कर रहे हैं? क्योंकि ईडी का नोटिस मिलने के बाद हालात बदल गए हैं क्या? नहीं, इस तरीके से जो है किसानों की जो डिमांड है, किसानों की जो मांग है वो जेन्युइन है। और ये शुरू से जब किसानों ने ये कानून मांगे, तो कानून जो है थोप दिए गए इनके ऊपर। अब जो देश भर से किसान आया है, तो मैं तो किसानों के फेवर की बात करूंगा। जब किसी को मान लो आप रोटी मांग नहीं रहे, आपको रोटी परोसी जा रही है जबरदस्ती, तो आप मना कर रहे हैं। तो जो इनका जो किसानों के जो हित की बात है वो यही है कि ये जो पूरे जो कानून है ये इनको वापस ले लेना चाहिए सरकार। ठीक है, ठीक है।
ये आप बातें रख रहे हैं कि जिस तरीके से किसान अपना आंदोलन करें, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अमित शाह पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है, इसको साजिश बता रही है। कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर जी हैं, ये तो जो है ना अपना राजनीति रोटियां सेकने के लिए जो है ना अपना उस तरीके से वो कर रहे हैं। जिस तरह से ओपनली अगर मीटिंग कर रहे हैं वो किसानों को लेकर मीटिंग करे तो किसानों के साथ में जाके मीटिंग करे ना। वहाँ पे जो टीम जो किसानों के साथ बातचीत चल रही विज्ञान भवन में माननीय मंत्री जी के साथ में, तोमर साहब के साथ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब जो है ना उनको आना चाहिए यहाँ पे, साथ में आके मीटिंग करनी चाहिए ना, ओपन मीटिंग करनी चाहिए। जब किसान ओपन मीटिंग कर रहे हैं तो वो जो अंदर खाते जो मीटिंग हो रही है वो अंदर खाते मीटिंग वाला तो वो तो किसानों के हित में नहीं हो सकती है, वो तो राजनीति से प्रेरित मामला है सारा का सारा। जी ठीक है, हमारे साथ राशिद अलवी भी जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। राशिद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। चलिए राशिद साहब से हम संपर्क दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक सुरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, अगर जो अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं जी और जो चोर दरवाजे से मीटिंग कर रहे हैं, आप ये बताइए, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आके मीटिंग करके गए पंजाब के, तो जब किसान कह रहे कि भाई जो हम जो मीटिंग करना चाह रहे हैं, हम तो ओपन मीटिंग करना चाह रहे हैं, जो है हमारी मीटिंग के अंदर साथ में बैठ के मीटिंग हो, जब केंद्र के जो है ना मंत्री मीटिंग ले रहे हैं तो हल तो उसमें निकलना है। अगर अमित शाह जी ने उसका हल निकाला है तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बता देना चाहिए किसानों को कि ये हल निकला है और इतने दिन तक और आप लाठियां खाते रहो, डंडे खाते रहो और हम राजनीति चमकाते रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि पंजाब के किसान अब बाहर आ चुके, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में अगर वो दिल्ली आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले थे, एक तरह से उन्हें भी नुमाइंदगी करनी चाहिए, तमाम बातें किसानों की रखनी चाहिए और उनका ये मसला हल कराना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? बनस्बत वो अपनी ही बातें करके चले गए। पंजाब ही नहीं, पूरा हरियाणा किसान, हरियाणा के जितने भी हैं, जितने भी संगठन है हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर जो ना टिकैत साहब मार्च कर चुके हैं, यूपी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, राजस्थान से किसानों ने मार्च कर दिया है और हरियाणा के तमाम जो है किसान जो है साथ में है। आप लोग वो देख रहे हो कि पहले वो मूवमेंट पंजाब से चल के आया है, वो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये देश भर के किसानों के हित की बात है और जब देश भर के किसानों के हित की बात है और इसके साथ साथ किसानों के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देश भर के जो जवान है, पूर्व सैनिक है, मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और जो है यहाँ दिल्ली के जो ना अखिल भारतीय जो ना जाट संस्था का भी अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली का, तो हमने समर्थन दिया है, हमने लंगर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं और जितने जवान है जो पूर्व सैनिक है वो किसानों के साथ है, जय जवान और जय किसान के नारे को बुलंद करते हुए हम किसानों के हित की लड़ाई जो है ना बराबर लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ राशिद अलवी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस के। राशिद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। और हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी देखिए, ये तो आपने तमाम बातें कही, लेकिन आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी ने नोटिस दिया है और इस वजह से अब वो आए हैं और गृह मंत्री से आकर के उन्होंने मुलाकात की है, कहीं पर भी उन्होंने किसानों की समस्याओं को सामने नहीं रखा है। वो जो कैप्टन साहब ने जो मीटिंग की है वो किसानों को लेके तो कोई मीटिंग वाली कोई बात है ही नहीं, ना उन्होंने किसानों की बात की, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही जो है ना वो अपने व्यक्तिगत तौर से मिले, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, उसमें तो कोई कहने की सुनने की बात ही नहीं है। और दूसरा जो है ना, किसानों की बात करने वाला किसानों की बात वही करेगा जो किसान नेता है, बाकी तो सभी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उससे पहले कहा था दिल्ली कहाँ मूवमेंट थी, आम आदमी पार्टी कौन से मूवमेंट में था? मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का कौन सा लीडर है जो किसान है, जो किसानों के सही हित की बात है? आप लोग उधर जो है ना उस कैंप के अंदर जो है ना वहाँ टेंट लगा के बैठ के कह रहे कि वहाँ आ जाओ, ओपन जेल के अंदर आके बैठ जाओ। ओपन जेल के तो आपने डिमांड करी नहीं, हम लोग तो शुरू दिन से जंतर मंतर की, रामलीला मैदान की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर अब आप आज बाहर निकल करके सामने आए हैं, क्योंकि क्या दिल्ली में जो 3 काले कानून, यानी कि जो कृषि कानून जिनको काला कानून कहा जा रहा है, दिल्ली में लागू करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये बताइए सबसे पहले आप।
ये दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली में अगर लागू, दिल्ली में क्या है, दिल्ली के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली की सरकार को भी कहना चाहूंगा मैं ये चीज, मैं किसी किसान की जो हक की बात, कौन सी एपीएससी, कौन सी मंडी के अंदर किसान को मेंबर बना रखा है, कौन सी मंडी का किसान चेयरमैन बना रखा है, किसानों की जो दिल्ली की मंडियों में दुर्गति हो रखी है उसका भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। और कौन सा किसान लीडर है जो है ना किसानों की बात करता है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो 2-2 हजार रुपए केंद्र सरकार द्वारा जो सब जगह दिए गए हैं, 3 किस्त में 6 हजार रुपए दिल्ली के किसानों को नहीं मिले। कहां थे अरविंद केजरीवाल, कहां सो रहे थे? आप अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए इस तरह से कह रहे हैं तो आप पहले उनको समझाइए ना कि तमाम बातें ये भाई अब आकर के राजनीति करने से क्या फायदा। डेरेक ओब्रायन भी पहुंच गए राजनीति करने के लिए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई, लंगर वगैरह में जाकर के अपना सहयोग दे रही। राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? अगर समर्थन में है किसानों के तो सीधा खुल करके आइए। मैं बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर बैठा हूँ, किसानों के समर्थन में हूँ, मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ। पार्टी ने तो जो ना जय जवान, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया उस टाइम हमारे नेता ने बोला कि जो सबूत लाओ, मैं उसी टाइम उनका हमने खिलाफत की है। हम जो है ना दूसरे दल के नेता, हम ना हजारे की टीम के लोग हैं, हम ऐसे नहीं है। हम चाहे हमारी पार्टी गलत करी है चाहे दूसरी पार्टी गलत करी, कोई भी कर रही है, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, और हम स्वागत करते हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत करते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री पंजाब का भी स्वागत करते हैं, सभी का जो भी, चाहे बीजेपी का लीडरान भी अगर हमारी मदद करा। हरियाणा के अंदर बहुत सारे एमएलए ने अपने सीटों से इस्तीफे दे दिए हैं, और उन लोगों का भी सबका स्वागत करते हैं। किसानों की लड़ाई, किसान सभी के लिए है, अन्नदाता सबका पेट भरता है, वो किसी एक आदमी का लिए नहीं करता है। बीजेपी तो से हमारे सबका स्वागत करते हैं इसमें। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ अवधेश जी जुड़ गए। अवधेश जी, सीधा सीधा जवाब सबसे पहले आपसे ले लेती हूँ। कल 5वें दौर की बैठक और उससे पहले ही 8 तारीख को बंद का आह्वान, क्या मतलब निकाला जाए इसका? कहीं ना कहीं क्योंकि किसानों के अंदर मतभेद है, किसानों के अंदर कहीं संशय का माहौल है, और इसी को लेकर के कल बैठक से ठीक पहले आज इस तरीके का ऐलान कि 8 तारीख को भारत बंद होगा। क्यों नहीं? ये जो भरोसे की खाई इसको पाटती है बीजेपी। अवधेश जी, देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर कांग्रेस को समझने की बहुत जरूरत है। किसान के मुद्दा को लेकर बीजेपी हमेशा किसानों के हित के लिए कटिबद्ध है। शुरू से आप देखें हैं कि 50 साल से एमएसपी की बात जो कि आज ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, 50 साल से इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी सवाल है। किसान 8 तारीख को जो आह्वान किए हैं, स्पेकुलेशंस पे नहीं जाया जाता। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मेरी मांग, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि बैठ के बात करेंगे। जब कल की बात होनी है, अगर उनकी डिमांड अगर होती है तो उस पर कोई ना कोई रास्ता निकलता है, बैठ के बात करने से ही निकलता है। आज आप देखें कि किसान के दौर, दूसरी दौर, तीसरी बैठक, चौथी बैठक, अब 5वीं बैठक, अब कल भी क्या इसका भरोसा है कि कल भी निवारण निकलेगा उनकी समस्याओं का कि नहीं निकलेगा? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि बातें तो हो रही है लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए, एक आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने, जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। यह बात आंतरिक मामला है। आखिर जब जब कांग्रेस ही ये बात उठाती है, आर्टिकल 370 हो तो पाकिस्तान उठाता है सवाल। कई आंतरिक मामले के बीच में ये कहां से मामला आ जाता है कि फॉरेन इंटरफेरेंस की? कहीं ना कहीं आप ये देखें कि मंसूबा क्या है कांग्रेस पार्टी का। कल अमरिंदर सिंह ने अगर कुछ कहा है तो फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें किसी भी विदेशी या दूसरे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वही जब बराक ओबामा अगर आकर के राहुल गांधी के लिए कुछ कह देते तो तब आपको एतराज नहीं होता है, तब आप नहीं कहते कि देश के किसी नेता के लिए क्यों कहा। खैर, बीजेपी को एतराज होना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो चाहिए कि कोई ना कोई कटाक्ष होता रहे राहुल गांधी के ऊपर। बोलिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बखूबी समझने कि आज आप देखें जी कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी से संबंधित अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला, बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। हेलो जी, बताएं बोलिए। बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला, कांग्रेस से संबंधित क्या बोला उन्होंने। सब कुछ आपके सामने है। जी बोलिए। जी अवधेश जी बोलिए, वह बात पूरी करिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास कृषि बिल को रोकने के लिए कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने
तब इस बिल को क्यों नहीं रोका? एक अरविंद केजरीवाल जी ने आगे भी उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की कमेटी में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, कमेटी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन काले कानूनों को विरोध क्यों नहीं किया, इनको क्यों नहीं रोका? तो बात आ जाती है ना, जब कोरोना महामारी का समय चल रहा था, आप लोगों ने भी इतनी जल्दबाजी क्यों की, इतने आनंद फानन में क्यों आपने उसको बिल ले आए, संसद में ला करके उसको पारित भी करा लिया, ना पूछताछ की, ना किसी किसान संगठन को बैठाया, किसानों के कुछ नुमाइंदों को बुलाया कि आइए साहब चर्चा कर लीजिए, इसके बाद हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अब अगर वो 2 महीने से रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, आपने तब भी वहां पे किसी को नहीं भेजा। अब जब वो सड़कों पे आ गए, जब सरकार के बिल्कुल सर पे आ गए, उनकी नाक के नीचे आ गए, तब आप आकर के उनको बुला रहे हैं कि आइए साहब हमें आपसे बातचीत करनी है। कांग्रेस ने अपने 2019 में घोषणा पत्र में कहा था, क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था एपीएमसी एक्ट को बदल देगी, देखे थे। लेकिन एमएसपी को बढ़ाकर आज एक मोदी जी के सरकार ने एमएसपी को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया। 6 साल में आप ये देखें, एक रेगुलर आप डाटा को देखते जाएं तो आप देखेंगे कि बिचौलियों का जो राज्य चल रहा था 50 साल से बिचौलिए का, उसको ये केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खत्म कर दिया। आज पहले कहीं भी बेचते थे किसान तो उनको टैक्स देना पड़ता था, अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, टैक्स देना पड़ता था। अगर उसी जाके एपीएमसी में अगर बेचते हैं, मार्केटिंग कमेटी के अंदर बेचते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। आज जो है वो टैक्स खत्म हो गया। ये फायदा किसको गया? किसान को गया। किसान को समझाने की जरूरत थी, सारे दलों को बैठ के समझाने की जरूरत थी कि उनके हित की ये बात है। लेकिन क्या है कि बिचौलियों का धंधा बंद हो रहा है, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। सर, अगर आप किसानों को गुमराह किया जा रहा है, मैं तमाम जितने भी बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ते हैं या प्रवक्ता जुड़ते हैं, मैं सबसे यही कहती हूँ, आप बुलाइए ना, आप बैठाइए, उनको समझाइए। जब वो ट्रैक्स पे बैठे थे तब आपने नहीं बुलाया, उनको नहीं समझाया, तब आपने उनको तवज्जो नहीं दी वहां पर। अब जब वो सड़क पर आ गए, तमाम सीमाओं पर, बॉर्डर्स पे वो बैठ गए हैं, आवाजाही में दिक्कत होगी, प्रेशर बढ़ा रहे, तब आप बुला रहे, और उस पर भी एक मत नहीं हो रहा। अब तो किसानों ने ये तक कह दिया है कि अमेंडमेंट्स तो छोड़िए, बदलाव तो छोड़िए, हम तो तीनों के तीनों बिल वापस करवा के दम लेंगे। अब तो ये तक कह दिया किसानों ने। देखिए, ऐसा है बहुत अच्छी तरह से समझने। कल जो बैठक बैठी, बैठक कल की भी बैठक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर अच्छा सोचने के लिए, किसान के हित में सोचने के लिए, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब बैठेंगे तो अपने आप में वो पॉइंट हल हो जाता है। कल 7.5 घंटा मीटिंग चली है, अवधेश जी समझिए, कल 7.5 घंटा मीटिंग चली है, जब उसमें नहीं कुछ सकारात्मक निकल करके आया। चलिए, मैं तो उम्मीद लगा सकती हूँ कि कल कुछ अच्छा निकल आए, कल कुछ अच्छी बातें हो जाए, कल कुछ सकारात्मक निकले मीटिंग के बाद। ऐसा ना हो जो 8 तारीख का उन्होंने आह्वान किया। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा। किसान के हित के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए रास्ता निकालेगी केंद्र सरकार। चलिए, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि किसानों के हित की बात हो। सुरेंद्र सिंह जी, आपको कितना लगता है कि जिस तरीके से 5वीं दौर की बातचीत होने जा रही है, आपको लग रहा है कि कल कुछ सकारात्मक नतीजे आएंगे? किसान जो इतने दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी बातों को सुना जाएगा, उनको समझा जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने साफ कर दिया कि भाई अब अमेंडमेंट नहीं, अब बदलाव नहीं, अब हम तीनों के तीनों जो बिल हैं, जो काले कानून है, उनको वापस करवा के ही दम लेंगे। सुरेंद्र जी, ये जो तीनों के तीनों कानून है, इनको तीनों के तीनों को खत्म करवा के ही दम लेंगे। और अवधेश जी को पता नहीं है, ये कभी मंडी में नहीं जाते, ना ये कोई किसान का काम करते हैं। मैं किसान हूँ, जज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा गांव है, छारा गांव। मेरे घर में आज भी गेहूं पड़े हैं, 1500 रुपए में कोई लेने वाला तैयार नहीं है। मैं किसको देखता हूँ? ये जो कोविड का टाइम चला, इस टाइम में अडानी अंबानी की नजर पड़ी कि ये धंधा जो फायदे का धंधा है किसानों वाला, इन्होंने इकोनॉमी को उठाया है। अब क्या करेंगे? जिस तरीके से जो कानून लाए गए हैं, वो कहाँ बेचने जाएंगे अगर मंडी नहीं होगी? पहले ही जो किसान डिमांड ही निकली कि हमको ऐसा कानून चाहिए। आज एमएस धान की क्या दुरुक्ति हो रखी है, मंडियों के अंदर ले नहीं पा रहे। बाजरे की क्या हालत खराब हो रखी है, 1400 रुपए 1200 रुपए में कोई बाजरा लेने को तैयार नहीं है। एमएसपी 2100 रुपए के है। गेहूं 1960 रुपए बिक रहा था उस समय गेहूं के टाइम, आज उस गेहूं को कोई 1500 में कहां बेच के आऊं मैं? घर में गेहूं पड़ा।
इसी प्रकार तो जिस तरीके से कानून लाया गया ये सिर्फ एंड सिर्फ जो ना बड़े लोगों को फायदे, भंडारण बड़ा कहाँ गोदाम है हमारे पास, हमारी भैंस तो छप्पर में बाहर बंधी रहती है, हमारी गाय बाहर बंधी रहती है, हम गेहूं कहाँ स्टॉक करेंगे, कहाँ बाजरा स्टॉक करेंगे। किसान को जरूरत नहीं है स्टॉक करने की, किसान तो ठीक है सरकार खरीदे और अपने एमएसपी के ऊपर ले, एमएसपी से कोई नीचे अगर ले रहा तो उसको जेल होनी चाहिए, तब तो किसान के हक की बात है। चलिए, तमाम प्रावधानों को लेकर के कल चर्चा होगी। सुरेंद्र जी, आपकी बात भी मैंने सुन ली है। अवधेश जी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि जनता को भी ये आश्वस्त किया जाए और किसानों के अंदर भी ये भरोसा पैदा किया जाए कि सरकार जो कानून लेकर के आ रही है वो किसानों के हित में है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं कि कल 5वें दौर की बैठक हो रही है, उसमें क्या कुछ निकल के आता है। और अब अगली खबर पर रुख कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े नगर निगम में एक हैदराबाद के चुनाव आपको बता दें। हैदराबाद में पड़े चुनाव हुआ है उसमें पड़े वोटों की आज गिनती हुई है। हैदराबाद के निकाय चुनाव में अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति का नतीजा शानदार दिख रहा है। दोनों नेताओं की अगुवाई में पार्टी ने छोटे से चुनाव को भी हल्के में ना लेकर के पूरी ताकत उसमें झोंक दी है। तो वहीं शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने बढ़त बना ली है। केसीआर की पार्टी पहले स्थान पर चल रही है, वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे टीआरएस हावी हो गई। 150 में से आपको बता दें 149 सीटों के नतीजे आ गए हैं। टीआरएस ने 55 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं एआईएमआईएम ने 43 और आपको बता दें बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे से ओवैसी के घर में बीजेपी का कमल खिलने में कामयाब रहा है, लेकिन अभी तक बहुमत से काफी दूर है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार 46.55% मतदान हुआ है। 2009 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 42.04%, तो 2016 में हुए नगर निगम चुनाव में 45.29% लोगों ने ही वोट डाले थे। हालांकि पिछले 2 चुनाव से ज्यादा इस बार वोटिंग दर्ज की गई है। टीआरएस पार्टी ने जितना कोशिश करना था कि बीजेपी का हवा को रोकने के लिए, बीजेपी का जीत को रोकने के लिए बहुत सारा प्रयास करा। शुरू से लेकर वोटर्स लिस्ट का गलती हो, वोटर लिस्ट में वोटर्स का निकालना, बहुत सारे चीज़ किए। आखिरी मोमेंट तक भी, चुनाव के दिन भी इतना गड़बड़ किया। जो वोटर लिस्ट हमारे पास था वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे नहीं था। और हैदराबाद के अंदर इतना कम परसेंट वोट पोल होना ये गवर्नमेंट का रवैया है, और गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोग इतना और हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के ऊपर जिस तरीके के नतीजे आए हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जहां पर एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी भाई दहाड़ा करते थे, वहां पर जाकर के कमल खिल गया है। यानी कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने वहां पर जाकर के ऐसा वहां पर खुदाई की, मिट्टी खोदी कि कमल खिला दिया। संदीप जी, देखिए स्वाति जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से तेलंगाना में और खासकर हैदराबाद के जो नगर निगम के ये चुनाव थे, बीजेपी ने अपनी एंट्री किया, ये जबरदस्त है, काबिल तारीफ है। क्योंकि इससे पहले वहां पे बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था, बीजेपी का वहां पे जमीन पे कोई इस तरीके का नेटवर्क नहीं था। लेकिन जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वहां पे जाके काम किया, वहां पे युवाओं ने काम किया, तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने वहां पे काम किया, और अमित शाह जी वहां पर पहुंचे, जिस तरीके से जेपी नड्डा जी वहां पर पहुंचे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व का भी एक बड़ा नाम है, और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वहां पर पहुंचे, तो कार्यकर्ताओं में जाके जबरदस्त उत्साह पैदा करने का इन लोगों ने काम किया। और जिस तरीके की इनकी भाषा शैली है, जिस तरीके का स्पीच है, उससे आप समझ सकते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कार्यकर्ताओं के सुनने के बाद। तो जिस तरीके से बीजेपी वहां पे खड़ी हुई है, ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। और विपक्षी दलों के लिए, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, उनके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि 2023 का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, वो बिल्कुल नजदीक है। और इस चीज में आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना नेटवर्क बूथ लेवल पे खड़ा करती है, ब्लॉक लेवल पे खड़ा करती है, जिला लेवल पे खड़ा करती है, प्रदेश लेवल पे खड़ा करती है, तो अब बीजेपी को आगे 2023 को देखना है, उस टारगेट को हिट करना है। और मुझे लगता है बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी और टीआरएस के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाली है तेलंगाना में। जी संदीप, जिस तरीके से आपने पूरी स्थिति को यहाँ पे बयान किया है, पिछली बार चुनाव में मात्र 1 सीट बीजेपी को मिली थी और इस बार के चुनाव में जितना अभी तक मेरे पास डेटा था, शायद अब सीटें बढ़ गई होंगी, 47 से 48 के बीच, मेरे ख्याल से अब शायद जो डेटा है वो 49 सीटें वहां पे उनको मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। हैदराबाद में जिस तरीके से ओवैसी ब्रदर्स यानी कि ओवैसी भाई दोनों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे उनके दूसरे भाई हो, दोनों ही भाई जिस तरीके की दहाड़ लगाते थे और सीधा उन्होंने चुनौती दी थी कि बीजेपी के लोग आकर के यहाँ पे दिखा दें और जीत के दिखा दें, तो ऐसे में अब ये सिक्का पलट, सट्टा पलट की तस्वीर सामने आ गई है। संदीप, देखिए स्वाति जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ओवैसी बंधु करते थे, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते थे और जिस तरीके से कट्टरवाद वो भरते थे, उससे पहले कोई उन्हें टक्कर देने वाला तेलंगाना में नहीं था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नेता हैं योगी आदित्यनाथ के रूप में कि वो बराबर की टक्कर दे सकते हैं। बयानबाजी में भी वो आगे हैं और उन्होंने करके दिखाया है। आपको ध्यान होगा योगी जी ने कहा संदीप जी आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, संदीप जी आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आपका ग्रेटर हैदराबाद से चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित। 56 सीटों पर टीआरएस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। आपको बता दें 50 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत, तो यानी कि बीजेपी की एक और बढ़त। 56 सीटों पर टीआरएस और 50 सीट पर बीजेपी, और आपको बता 42 सीटों पर सबसे बढ़कर रह गई है एआईएमआईएम। ग्रेटर हैदराबाद पर नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने। 42 सीट पे आपको बता दें एआईएमआईएम, और ये बेहद गौरतलब क्योंकि जहां पिछली बार बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व नहीं था, ज्यादा पैठ नहीं जमा पाई थी बीजेपी, अब वहीं पर ही उन्होंने तस्वीर अपनी दिखा दी है, अपना वर्चस्व दिखा दिया कि क्या दमखम है बीजेपी में। जो चुनौती दी तो जीत करके दिखाएंगे, उस चुनौती को पूरा करके दिखाएंगे। हालांकि चुनाव के प्रचार प्रसार में बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे और उन्होंने वहां पर और संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, अलग ही तस्वीर अब देखने को मिल रही है नगर निगम चुनाव में। अब ऐसे में जरूरी टेंशन बढ़ गई है फिलहाल ओवैसी ब्रदर्स की, क्या कहेंगे संदीप? देखिए बिल्कुल स्वाति जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को वहां पे पैर जमाने के लिए जगह चाहिए थी। आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई, उस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधायक होते थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, किसी को लग नहीं रहा था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में करके दिखाया, और उसके बाद अब हैदराबाद से जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी का जादू अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में बरकरार है। और सबसे बड़ी जो चीजें हैं मैं आपको बता दूं स्वाति जी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, ये भी हमें देख के चलना पड़ेगा कि ओवैसी ब्रदर्स जब भी, या चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, दोनों ही जब भी बोलते थे इतना कड़वा बोलते थे कि शायद यही कड़वाहट हैदराबाद की जनता को पसंद नहीं आई और उनको मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल स्वाति जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जितना उन्होंने कट्टरवाद वहां पे परोसा है, उतना ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो इकट्ठा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सुरक्षा के तौर पे चुना है। जिस तरीके से आज असुरक्षित माहौल हैदराबाद और तेलंगाना का हो चुका था, उसमें कहीं ना कहीं हर परिवार, हर माँ बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित करना चाहती है, और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया, चाहे वो नेशनल हाईवेज का काम हो, चाहे लोगों को सुरक्षा देने का काम हो, चाहे उनको पलायन रोकने का काम हो, चाहे लव जिहाद पे काम करने का हो, चाहे 3 तलाक से लोगों को छुटकारा दिलाने की बात रही हो, तो कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीतने का काम किया, और वो दिल जीतने का जो काम किया वो चीज हैदराबाद में रिजल्ट बन के सामने आई है। जी,
तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब न केवल उत्तर में बल्कि दक्षिण के भी तमाम राज्यों में बीजेपी कमल खिलाने के लिए उत्सुक थी और पैठ जमाना शुरू कर दी है बीजेपी ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको सिर्फ बने रहना एएनबी न्यूज के साथ।